बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं शाम 4 बजे प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट लेकर आपका मेज़बान हाजिर खिदमत। और नाज़रीन किराम, स्पेशल रिपोर्ट में जैसा कि आप जानते हैं कि आज सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी को लेकर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत वक्त से हमने देख रहा कि इसमें ग्रुपिज्म देखा जा रहा है और इस ग्रुपिज्म का जो सिलसिला है वो कांग्रेस के अंदर अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है। और वकार रसूल वानी के खिलाफ कांग्रेस के अंदर आज एक लॉबी जो है वो काम कर रही है और ख़बर आ रही है कि इस लॉबी ने एक ख़त या एक मकतूब बशमूल जिसमें उन्होंने दस्तखत भी किए हैं, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के सदर वकार रसूल वानी के खिलाफ महाज खोलते हुए पार्टी हाईकमान से ये मुतालबा किया है, ये मांग की गई है कि उन्हें अपने ओहदे से हटा दिया जाए। लेकिन क्या इस पर कांग्रेस के हाईकमान जो है लब्बैक कहेगी, ये देखने वाली बात होगी। और ये भी देखना है कि इस लॉबी में कौन कौन लोग हैं, किस नवियत के लोग हैं। और जो ये खत कांग्रेस हाईकमान को चला गया है तो उस पर अगर वहां से हाँ आ जाता है तो फिर कांग्रेस की आइंदा सूरत हाल कांग्रेस के अंदर किस तरह की रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी जानिब से एक और खत चला गया है जिसमें कांग्रेस में जम्मू कश्मीर के अंदर वकार रसूल वानी की क़ियादत में काम करने वाले लोगों ने दस्तखत किए और उनका कहना है कि हम वकार रसूल वानी पर इत्तिफाक करते हैं और उनका जो वर्क कल्चर है, उनका जो काम करने का स्टाइल है वो भी उन्हें पसंद है। तो इस तरह से कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अंदर दो हिस्सों में है। एक हिस्सा वकार के खिलाफ है और जो दूसरा हिस्सा है या दूसरा धड़ है वो वकार के हक में है। इसी खबर को लेकर हमारे सीनियर साथी सईद रूफ फारूकी के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो कि इस खबर पर मुकम्मल नजर बनाए रखे हुए हैं। रूफ, आपका इस्तकबाल है। जानना चाहेंगे कि कांग्रेस एक बार फिर से दो धड़ों में जम्मू कश्मीर के अंदर नजर आ रही है। एक धड़ा जिन्होंने मौजूदा कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के सदर वकार रसूल वानी के खिलाफ खत लिखा है पार्टी हाईकमान को, जिसमें उन्हें मुतालबा किया गया है कि वकार रसूल वानी को ओहदे से हटा दिया जाए। वजूहात क्या है, कहां से इख्तिलाफात पैदा हुए और ये अभी के जो पेशरफ्त है वो किस तरह की है? बिल्कुल हिलाल, देखिए, जब लोकसभा इंतखाबात की बात करें तो मुल्क की सतह पे कांग्रेस ने जो अच्छा परफॉर्म किया, जिस तरह सीटें मिली थी, तो प्रोग्रेस जो है वो कांग्रेस की मुल्क की सतह पे अच्छी थी। पर जम्मू कश्मीर आते आते आज जो सूरत हाल बनी है कांग्रेस की, वो कहीं ना कहीं जो है वो अब तकसीम होती जा रही है, क्योंकि अब दो धड़ प्रदेश कांग्रेस के जो जम्मू कश्मीर का यूनिट है उसमें देखने को मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस के मौजूदा सदर है वकार रसूल वानी, उन्होंने जिला सदर बडगाम जो कांग्रेस के हैं उनको पार्टी से बर्खास्त किया है, टर्मिनेट की। जी, उनको 6 साल के लिए जो है पार्टी से जो है बर्खास्त किया है, उनको टर्मिनेट किया गया है। रीजंस बताया जा रहा है कि कोई इंडिसिप्लिन उन्होंने किया है पार्टी के अंदर, जिसकी बिना पर उन्होंने जो कांग्रेस के सदर हैं उन्होंने अपने जो पावर्स है उनका जो पावर्स को बराबर लाते हुए ये फैसला लिया। पर एक अलग से लॉबी जो है, अलग से जो एक ग्रुप है वो जिला सदर बडगाम के फेवर में आए हैं और उन्होंने जो है खुली तौर पर वकार रसूल वानी की मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि कोई सस्पेंशन नहीं है, कोई टर्मिनेशन नहीं है, वो जिला सदर बडगाम में वो करेंगे। तो ये बताया जा रहा है और इसमें बताया जा रहा है कि कुछ बड़े नाम भी है जो कि वकार रसूल वानी के खिलाफ अब गए हैं। हालांकि उनके साथ अगर हमने राब्ता कायम करने की कोशिश की, उन्हें किसी ने कोई जिक्र नहीं किया है। पर जिस तरह जो खबरें चल रही है जिसमें बड़े नाम भी बताए जा रहे हैं कि वो गुलाम मीर का नाम लिया जा रहा है, तारिक तरह का, कि वो अलग से एक ग्रुप यानी वो जिला सदर बडगाम जो है उसके साथ जुड़े हुए हैं। पर जो वकार रसूल वानी का जो ग्रुप है, एक बड़ा ग्रुप उसके साथ है। वो कह रहे हैं कि वकार रसूल वानी सदर है कांग्रेस के और वो काम कर रहे हैं और वही रहेंगे और कोई उसको तब्दील नहीं कर सकता। और जो इनायतुल्लाह राथर है उनके साथ मैंने अभी बात की, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ लोग हैं। यानी आपका कहना है, यानी रूफ आपका कहना है कि जो जिला सदर कांग्रेस का बडगाम के लिए है इंजीनियर मुजफ्फर, उन्हें पार्टी के ओहदे से हटाने के बाद या उन्हें सस्पेंड करने के बाद ये कदम लिया गया है। और जिसमें आपने कहा कि कुछ सीनियर कांग्रेस के जो लीडरान हैं वो भी इस ग्रुप के साथ है जिन्होंने वकार रसूल वानी की मुखालफत की है। तो कहा जा सकता है कि ये जो बडगाम का जो इशू है एक ट्रिगर पॉइंट बन चुका होगा, यानी इसी से ट्रिगर हुआ होगा। लेकिन पस पर जो है पस पीछे कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसकी बुनियाद पर अब ये कांग्रेस के अंदर ये तकसीम जो है नजर आ रही है।
देखिए हिलाल, अगर हम पास्ट की बात करें तो कांग्रेस का जो जम्मू कश्मीर का यूनिट है, ये आज की बात नहीं कि कांग्रेस के अंदर दो दड़ है। ये पहले से भी हुआ करते थे। जी। जब सैफुद्दीन सोज की बात करें या जी अमीर की बात करें, उस वक्त भी जो है दड़ हुआ करते थे, जो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी या एक दूसरे के खिलाफ इस तरह का कर रहे थे। ये दड़बंदी तो कांग्रेस में है, पर अब की बार लग रहा था क्योंकि कांग्रेस जिस सूरत हाल से बाहर निकली है जम्मू कश्मीर के अंदर भी, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि कांग्रेस जो है वो मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। तो पर ये दड़बंदी कहीं ना कहीं उनको नुकसान दे। देखिए वजह बहुत सारी बताई जा रही है, क्यों उसको टर्मिनेट किया गया है, क्या ये सब बहुत सारी वजह है। पर अब जिसने टर्मिनेट किया यानी सदर ने, उसके खिलाफ लोग खड़े हो गए हैं, जिन्होंने बाज़ात तौर पर जो मरकजी क़यादत है कांग्रेस की दिल्ली के अंदर, उनको लिखा है, कांग्रेस सदर को लिखा है कि इसको जल्द, वकार उस्मानी को जल्द से जल्द अपने ओहदे से जो है बरतरफ किया जाए। हालांकि एक तरफ जो कम लोग हैं, दूसरी तरफ जो वकार उस्मानी की हिमायत में लोग आए हैं वो बहुत ज्यादा, वो कह रहे हैं कि कोई तब्दीली नहीं होगी, कांग्रेस के सदर वकार उस्मानी है वो रहेंगे। पर ये जो लड़ाई है, ये जो अब दरबंदी है, ये कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस को कर सकती है, दे सकती है, क्योंकि इंतखाबात काफी ज्यादा नजदीक है और अभी शुरुआत है। क्योंकि फैसले अगर सदर लेगा और उन फैसलों को कोई मानेगा नहीं, तो यानी इसका ये मतलब है कि पार्टी के अंदर जो डिसिप्लिन है वो खत्म हो चुका है। और अगर प्रेसिडेंट कोई इख्तियार रखता है फैसला करने का, उसको नीचे जो उनके लोग हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वजह से दिल्ली के अंदर भी कहीं ना कहीं इस हवाले से जो है गुफ्तगू चल रही है। यहाँ भी श्रीनगर के अंदर मीटिंग बुलाई गई थी आज, जहां पे सब लोगों को तलब किया गया था, और दिल्ली के अंदर भी इस हवाले से कहीं ना कहीं जो है गुफ्तगू चल रही है। अब क्या फैसला होगा, क्या वकार उस्मानी को हटाया जाएगा, रखा जाएगा, ये वक्त ही फैसला करेगा, कांग्रेस की लीडरशिप फैसला करेगी। पर जरूर ये बात है कि कुछ सीनियर लीडरान नहीं चाहते हैं कि वकार उस्मानी जो है वो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर बने। लेकिन चूंकि कुछ लीडरान के साथ मेरी भी बात हुई है, उनका कहना है कि चाहे इंजीनियर मुजफ्फर का जिक्र करेंगे, अगर उन्हें पार्टी ओहदे से हटा दिया गया है तो फिर ये डोमेन नहीं है स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट का कि वो अपने आप उसके खिलाफ कार्रवाई करे। और उनका ये कहना है, हम नहीं कहते बल्कि उनका ये कहना है कि जो कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके मुताबिक पहले जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वो पहले नोटिस कर लेना चाहिए, उसके बाद कमेटी बैठती है, फिर जो मरकज की कांग्रेस है वो उस सिमत में कोई कार्रवाई करती है। लेकिन जो ये लिस्ट हमने भी देखी है, तकरीबन कश्मीर के सभी अजला के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान हैं वो उन्होंने दस्तखत किए हैं। तो इस वजह से जो एक इलेक्टेड बॉडी है वो कांग्रेस के मौजूदा सदर के खिलाफ नजर आ रही है। देखिए हिलाल, आज जो है ये जो मसला आज पैदा हुआ, इसने चिंगारी का काम किया है। ये तो आग पहले ही लगी हुई, क्योंकि जब आपको याद होगा जब वकार उस्मानी प्रेसिडेंट बने थे तब भी कई बड़े जो लोग थे उन्होंने मुखालफत की। कई लोग उस वक्त पार्टी छोड़कर भी चले गए थे। उन्होंने बताया था कि वकार उस्मानी जो है वो जूनियर है, वो उस ओहदे के काबिल नहीं। तो यानी ये शुरुआत से ही ये मसला बना हुआ था वकार उस्मानी के खिलाफ कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं है। इस वजह से सीनियर्स को जो है उनको नजरअंदाज किया गया। आज भी कई लीडरान का कहना है कि जो सीनियर्स हैं उनको नजरअंदाज करके जूनियर जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर वो जो है सदर बने हैं। तो कहीं ना कहीं ये मामला पहले से अब आज का ये जो मामला है इसने थोड़ी बहुत चिंगारी इसमें लगा दी है। अब फैसला जो है वो दिल्ली से आना है, क्या वकार उस्मानी को हटाया जाएगा या रखा जाएगा या किसी और को मुंतखब किया जाएगा। क्योंकि कई लोग जो मेरे साथ, जिनके साथ मैंने बात की है, वो नाम भी तजवीज कर रहे हैं कि हमने किनका नाम तजवीज किया है कि किसको प्रेसिडेंट बनना चाहिए, कौन पार्टी को अच्छे से संभाल सकता है, कौन इंतखाबात से पहले कांग्रेस को पटरी पे ला सकता है। ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर भी इस पे बात चल रही है। फैसला मुतवक्का है कि कुछ दिन के बाद ही आ सकता है, या आज भी इस हवाले से कोई मीटिंग चल रही है। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस की सूरत हाल जो है वो ठीक दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि लीडरशिप के खिलाफ कई ना कई लोग खड़े हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सईद रूफ फारूकी, अपना नुक्ते नज़र और ये खबर हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। सईद रूफ फारूकी इस पर अपना एनालिसिस और जो ज़राए के हवाले से खबर मिल रही है उस पर अपने बात रख रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस जो है इसके लिए जम्मू कश्मीर के अंदर तकसीम होना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी जब प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज यहाँ पर कांग्रेस के सदर थे तो उस वक्त भी गुलाम नबी आज़ाद और उनके वर्सेस हुआ था, और उसके बाद भी हमने देखा कि गुलाम अहमद मीर का जो टेन्योर आया तो उसमें भी इस तरह की शिकायतें जो है वो आती रही। अब जब वकार उस्मानी जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस के सदर हैं तो यहाँ पर भी इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर इन सिचुएशंस को डील करने का एक हुनर भी है। इससे पहले भी हमने देखा कि अगरचे पार्टी को जमीनी स्तर पर नुकसान भी हुआ है लेकिन फिर भी एक पार्टी उभर गई है। लेकिन इस वक्त भी जहां कांग्रेस के अंदर इख्तलाफात
न सिर्फ जम्मू कश्मीर लेवल पर बल्कि नेशनल लेवल पर भी हम देख रहे हैं। लेकिन नेशनल लेवल पर तो कांग्रेस उभर रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कांग्रेस इन इख्तलाफात से बढ़कर उभरेगी और इन सिचुएशंस को टैकल कर पाएगी? और इसमें मरकजी कांग्रेस का क्या रोल रहेगा? क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ही महीनों के अंदर अब असेंबली इंतखाबात भी हैं, और असेंबली इंतखाबात से कबल अगर इस तरह की चीजें कांग्रेस के अंदर होती रही तो उसका खेमियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर कांग्रेस की मरकजी क़यादत इस सिचुएशन को डीएस्केलेट करने में कामयाब होती है तो उससे कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर मजबूत हो सकती है। क्योंकि रिसेंटली जो इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर हुए हैं उसमें हमने देखा कि साल 2019 के मुकाबले में जम्मू और कश्मीर के अंदर, खासतौर पर जम्मू रीजन के अंदर जो पोल परसेंटेज या वोट परसेंटेज हुई है उसमें कांग्रेस को इजाफा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि वकार रसूल वानी की क़यादत में ये इंतखाबात लड़े गए हैं। और दूसरी बात यह भी है कि वकार रसूल वानी के खिलाफ ही आज एक लॉबी जो है दस्तखत कर रही है और कांग्रेस हाईकमान को लिख रही है। तो ये सारी चीजें कांग्रेस जो है आला स्तर पर देखेगी, लेकिन जो रिफ्ट है, जो इख्तलाफात है, वो इस पार्टी को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आइंदा दिनों में इस हवाले से ऊंट किस करवट बैठता है और कांग्रेस के अंदर क्या ये शिगाफ, ये दरार बरकरार रहता है या कि फिर इसमें जो पेचीदगियां हैं उसको हटा दिया जाता है, क्योंकि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात भी है। चलिए अगली खबर में बात करते हैं पार्लियामेंट की, क्योंकि आज से पार्लियामेंट के अंदर हल बर्दारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और आज मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस ज़िमन में जो है आज हल्फ लिया है। और इस तरह से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जब आज यहाँ पर हल्फ लिया और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो मेंबरान पार्लियामेंट है, अलग अलग जमातों से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने भी आज हल्फ लिया। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और जो साबिका वजीर भी हैं और आज भी वजीर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने भी आज बैसत एमपी उन्होंने अपना हल्फ लिया है। और इस तरह से मुख्तलिफ जमातों के लीडरान ने हल्फ लिया है और ये हल्फ बर्दारी का जो सिलसिला है आइंदा 2 दिन तक जारी रहेगा। यानी 26 तारीख को अब स्पीकर का चुनाव भी होगा और इसके साथ साथ ओम बिरला, ये खबर आ रही है कि ओम बिरला दोबारा स्पीकर बन सकते हैं। राय के हवाले से राजस्थान के कोटा लोकसभा निशस्त से ओम बिरला चुनाव जीत के आए हैं। आपको ये भी याद दिला दें कि टीडीपी जो है, तेलुगु देशम पार्टी है, उनका ये मुतालबा था कि जो लोकसभा का स्पीकर है वो उन्हें दिया जाए। ताहम बीजेपी न सिर्फ टीडीपी बल्कि जेडीयू को भी मनवाने में कामयाब हुई है। ये जरा के हवाले से खबर है और इस हवाले से हम ताबिश कमाल से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम ताबिश कमाल से राब्ता करें, हम यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर जो आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ओथ लिया है मुल्क के आईन के लिए और उसके साथ साथ आईन बचाव के लिए राहुल गांधी और दीगर पार्टियों ने आज एहतजाज भी किया कि ये आईन बचना चाहिए। लेकिन इससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मीडिया के नुमाइंदों के साथ भी बात की और उन्होंने उन एमपीज़ का, उन 9 मुंतखब एमपीज़ का भी शुक्रिया अदा किया और उनका खैर मकदम किया जिन्होंने हालिया इंतखाबात में जीत दर्ज की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मुल्क के पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। साथियों, संसदीय लोकतंत्र में आज का दिवस
गौरवमय है, यह वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और चलिए, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यहां नवमुंतखब मेंबरान का खैर मकदम किया, उनका वेलकम किया, लेकिन साथ ही साथ आपको बताते चले कि 24 तारीख को मुमकिन तौर पर जो लोकसभा का स्पीकर है उसका चुनाव किया जाएगा। और इस हवाले से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का ही जो मेंबर होगा वो मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है जराये के हवाले से, यानी ओम बिरला दोबारा बन सकते हैं लोकसभा के स्पीकर। और राजस्थान के कोटा लोकसभा निशस्त से वो हालिया इंतखाबात में चुनाव जीत के आए हैं। ताबिश कमाल से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि टीडीपी की एक बड़ी डिमांड रही थी कि लोकसभा का जो स्पीकर है वो टीडीपी को दिया जाए, तो किस तरह से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी या उनकी जो जमात है भारतीय जनता पार्टी वो कन्विंस करने में कामयाब हो पाई है कि इस वजह से अब लोकसभा का स्पीकर भी उन्हीं के खाते से होगा। क्योंकि ताबिश आपको याद ही होगा कि ज्यादा बड़ी वजारतें भी ना टीडीपी को ना जेडीयू को मिली हैं, चाहे पोर्टफोलियोज की बात करें या नंबर्स की बात करेंगे, लेकिन अहम भूमिका एक अहम रोल जो है वो टीडीपी और जेडीयू का रहने वाला है। तो किस तरह से ये कंसेंसस दोनों के दरमियान या तीनों के दरमियान लोकसभा के स्पीकर को लेकर बनी है? बिल्कुल, देखिए, चूंकि जो जराये के हवाले से हमारे पास खबर आई है उसके मुताबिक हमें पता चला है चूंकि ओम बिरला पिछली बार भी स्पीकर थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत नजदीक माने जाते हैं और उनको भरोसा है। हाल ही में बीजेपी की तरफ से इस तरह के बयान दिए गए थे कि वो स्पीकर रहते हुए उनके समय में बहुत अच्छा पार्लियामेंट का कार्यकाल रहा है। और ऐसे में राजनाथ सिंह के यहाँ पर जो बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी तमाम पॉलिटिकल पार्टी और एनडीए के जो दल है उन सबको बुलाया गया था और उसमें ओम बिरला का नाम दोबारा पेश किया गया था। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि ओम बिरला को दोबारा एक बार फिर मौका दिया जा सकता है, वो स्पीकर बन सकते हैं। जहां तक टीडीपी और जेडीयू का सवाल, देखिए जेडीयू ने तो अपनी जो पोजीशन है वो क्लियर कर दी है। जेडीयू का कहना यह है कि हम पूरी तरह से बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी जिसको लेकर के आएंगे हम उनके साथ रहेंगे। जहां तक टीडीपी का सवाल है, टीडीपी के तमाम जो बड़े लीडर हैं उनसे लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। अभी भी हम पार्लियामेंट की बात की जाए तो सुबह भी लगातार पार्लियामेंट में कई टीडीपी के बड़े लीडर हमें मिले और हमने उनसे यही बात की कि क्या आप लोग तैयार हैं, जो आप लोगों के हवाले से खबर आ रही है कि आप स्पीकर का पद चाहते हैं, तो उनका भी फिलहाल दबे लफ्जों में कहना है ये पार्टी का निर्णय है और पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ये जो बार बार ये सवाल है कि पार्टी का निर्णय है, पार्टी निर्णय लेगी, अंतिम निर्णय पार्टी को लेना होगा, यानी लास्ट जो डिसीजन होगा वो पार्टी लीडर्स का होगा, ये बहुत कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन जवाब होता है। क्योंकि अगर सब कुछ सही है तो आपको ये कहना चाहिए कि एनडीए घटक दलों के साथ है और एनडीए जिसको तय करेगा हम उसको स्पीकर मान लेंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल देखिए लड़ाई होती हुई नजर आ रही है एनडीए और इंडिया ब्लॉक की, क्योंकि दोनों ही ब्लॉक अपनी तरफ से स्पीकर पद को लेकर के, स्पीकर पोजीशन को लेकर के अपनी मनपसंद लीडर लेकिन ताबिश, आपको नहीं लग रहा है कि जब जेडीयू हो, टीडीपी हो, ज्यादा बड़े पोर्टफोलियोज जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कैबिनेट बनी है उसमें उन्हें हासिल नहीं हुए हैं, ज़्यादा बड़े पोर्टफोलियोज नहीं हैं, जो अहम मंत्रालय है वो बीजेपी के पास ही है नंबर 1, और उसके साथ साथ लोकसभा का स्पीकर वो भी अब बीजेपी के पास ही जा रहा है, जो जराये के हवाले से आप कोट कर रहे हैं। और तीसरी बात कि स्पेशल स्टेटस का दर्जा जो आंध्र प्रदेश को देने की बात की जा रही है या शायद बिहार के हवाले से भी हो रही है, तो क्या फिर इन दो जमातों का यही एक डिमांड रहेगा कि उनकी जो स्टेट्स हैं उन्हें स्पेशल दर्जा दिया जाए? बिल्कुल, देखिए टीडीपी और जेडीयू लगातार ये बात कह रही है कि हमारी जो स्टेट है उनको स्पेशल स्टेटस दे दिया जाता है तो हम तो उस पर ही
कोई भी मिले या किसी भी तरह से सरकार कुछ भी करने के लिए कहे। पूरी देखिए, जिस वक्त आंध्र प्रदेश से तेलंगाना एक अलग स्टेट बना था, उस वक्त आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को बहुत सारी चीजें मिल गई थी। उस वक्त आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा कमियां हुई थी। अब आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री जो कि चंद्रबाबू नायडू हैं, उनकी पार्टी सत्ता में, और वो यहाँ एनडीए की तरफ से दिल्ली में बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो साफ ये कह रहे हैं अगर हमें स्पेशल स्टेटस दे दिया जाता है तो हम बीजेपी की हर डिमांड मानने के लिए तैयार है। और अगर स्पेशल स्टेटस मिल जाता है तो आप समझिए कि राज्य के लिए वो कितना बेहतर होगा। लेकिन ताबिश, आपको तो नहीं लग रहा है कि जब जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो है खत्म किया जाता है और उसके बाद अगर बिहार या आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस दिया जाता है तो मुल्क के अंदर एक नई सियासत शुरू हो जाएगी? लगता है कि ताबिश के साथ राबिता मुनक़ता हो चुका है। कहीं ना कहीं अगरचे टीडीपी हो, जेडीयू हो, अगर इनका जो ज़्यादा टारगेट यही रहा है कि उनके स्टेट्स चाहे बिहार हो या आंध्र प्रदेश हो उनको स्पेशल स्टेटस दिया जाना चाहे, तो फिर मुल्क के अंदर एक नई डिबेट जो है वो शुरू हो जाएगी। वही इस एतबार से भी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्पेशल स्टेटस था 370 को लेकर उसे हटा दिया जाता है, एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान की बात की जाती है, तो फिर अगर अलग अलग स्टेटस दिया जाए तो फिर उससे क्या नई सियासत जन्म तो नहीं लेगी, एक नया डिबेट जन्म तो नहीं लेगी, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन इधर कांग्रेस की जानिब से आज जब हलफबर्दारी हुई है, जो नए नवमंतखब मेंबरान पार्लियामेंट है और उन्होंने हल्फ लिया था, तो उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी हो, उनके मेंबरान हो और उसके कांग्रेस पार्टी के सदर हो या दूसरे लीडरान हो, उन्होंने एक पुरअमन एहतजाज किया। अपने हाथों में उन्होंने जो मुल्क का आईन है, जो किताब है की सूरत में, किताबचे की सूरत में है, उसे अपने हाथों में उठाए रखे और कहा कि हम इसी की तर्जुमानी करेंगे, हम इसी की हिफाजत के लिए अपना जद्दोजहद जारी रखेंगे। कांग्रेस का इल्जाम है कि भारतीय जनता उन्होंने भी आज, यानी सपा ने भी आज इस तरह का एहतजाज किया था। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं, यानी आज कांग्रेस और सपा ने अलग-अलग तौर पर ये पुरअमन एहतजाज किया है और उन्होंने भी अपने हाथों में जो मुल्क का आईन है उसे उठाए रखे थे और उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी पासबानी का और उन्होंने भी जिक्र किया। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा? राहुल गांधी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर जो उन्होंने आईन पर हमला किया है या हमलावर हो रहे हैं, ये राहुल गांधी कह रहे हैं, उसे हम कामयाब नहीं होने देंगे और ना ही हमें यह तस्लीम है। इसलिए हमने आईन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हलफ लिया है और इसका तहफ़्फ़ुज़ हम मुल्क के पार्लियामेंट के अंदर और बाहर ज़रूर करेंगे, ये राहुल गांधी का कहना है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। करो, बंद करो। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। आपको लगता है आपका संदेश जाएगा? संदेश जा रहा है और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती। चले, राहुल गांधी मुल्क के आईन जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हैं, लेकिन आपको याद ही होगा और इससे पहले भी हमने बताया कि पार्लियामेंट के अंदर आज कई सारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं उन्होंने हल्फ लिया है। वहीं पर पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट में महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि जहां सैकड़ों मुंतखब मेंबरान पार्लियामेंट अपनी शानदार कामयाबियों के बाद आज हलफ उठा रहे हैं, वहीं पर हिंदुस्तान भर में लाखों तलबा जिन्होंने रात दिन मेहनत की और एक से ज्यादा जो कॉम्पिटिटिव इम्तिहानात है उसमें हिस्सा लिया, वो बेबसी से देखते रहेंगे, इनकी मेहनत ज़ाया होती रहेगी। आपको याद ही होगा कि नीट को लेकर जो मुल्क के अंदर अभी सूरत हाल बनी हुई है उस पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। वहीं पर महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट हिंदुस्तान का जमहूरियत का मंदिर है और इन नौजवानों को जिस मायूसी में धकेल दिया गया है उसके बिल्कुल बरक्स खड़ा होगा। उम्मीद है कि हर मेंबर पार्लियामेंट पार्टी वाबस्तगी से ऊपर उठकर हमारी नौजवान नस्ल के लिए आवाज उठाएगा, जिसका मुस्तकबिल बहुत तारीख नजर आता है। न सिर्फ पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने नीट एस्पिरेंट्स की बात की या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बैठने वाले बच्चे हैं उनके जो
दिमागी संतुलन है इस इम्तिहान के खारिज होने के बाद जो सूरत हाल पैदा हो गई है उसको लेकर उन्होंने बात की। बल्कि उमर अब्दुल्ला ने भी समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट किया है, वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, ये उमर अब्दुल्ला का समाजी राब्ता साइट एक्स पर पोस्ट है जिसमें उन्होंने कहा कि जबकि अपोजिशन पर हमला करना वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इस्तेकाक है और हम हालिया इंतखाबात में बीजेपी के आजिज़ाना रवैये से ये तवक्का नहीं करेंगे कि वो इसमें कोई तब्दीली लाएंगे। लेकिन यानी कुल मिलाकर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जिस तरह से हमलावर है वज़ीर आज़म की जमात बीजेपी अपोजिशन जमातों पर, हम हालिया इंतखाबात में जो बीजेपी को थोड़ा सा नुकसान हुआ है उसके बावजूद भी हम ये तवक्का नहीं करते हैं कि वो किसी तरह की नरमी करेंगे। लेकिन ये बात इज्जत माब वज़ीर आज़म की फिटनेस में होती है कि वो नौजवानों के लिए कुछ अल्फाज छोड़ दे। यानी काश वज़ीर आज़म इन नौजवानों के जो एस्पिरेंट्स हैं नीट के, उनके हवाले से कोई बात करते जो हालिया नीट के स्कैंडल को लेकर जो परेशान है, ये उमर अब्दुल्ला कहते हैं। तो उनका कहना है कि यह बड़ी बात होती। उन्होंने कहा कि इम्तिहान पर चर्चा एक दूर नहीं बल्कि तलबा के मफादात और खदशात के लिए एक तवील मुद्दती वाबस्तगी है। ये जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है। उन्होंने कहा कि ये इम्तिहानात बच्चों के लिए काफ़ी कंसर्न थे, लेकिन मुल्क के वज़ीर आज़म की जानिब से इस पर कोई लबकुशाई भी नहीं की गई है। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीरीलाल हाजिरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।